हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउटनेट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए भाई, तो फटाफट से आ जाइए, हम लोग अपने अगले नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, नया अध्याय है भारतीय संस्कृति। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति और जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए भाई, तो भाई पाठ की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर डालते हैं कि भाई आज अध्ययन क्या करने वाले हैं। तो आज भाई अध्ययन करेंगे, डॉक्टर साहब का जीवन परिचय लेंगे, फिर पाठ की व्याख्या करेंगे। गद्य के आधार पे भाई कुछ प्रश्न और उत्तर होंगे और साथ ही साथ कुछ प्रश्न और उत्तर सब्जेक्टिव वाले भी होंगे। क्लियर है भाई? कर दें शुरुआत? चलो भाई, तो पाठ की शुरुआत कर देते हैं फटाफट से। भाई इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और भाई चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब। जी हाँ बच्चों, तो फटाफट से हम इसी लेक्चर के अंदर पूरे अध्याय की समाप्ति करेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि भाई लिखना बहुत जरूरी है। लिखने से भाई स्पीड बनती है, लिखने से लिखावट सुंदर होती है। साथ ही साथ लिखकर याद करोगे, लिखकर पढ़ोगे तो भाई जीवन में कभी भी इन चीजों को नहीं भूलोगे। जी हाँ भाई, लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में ये सेव होती है। क्लियर हो गया? चलो एक संक्षिप्त जीवन परिचय ले लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका नाम, उपाधि डॉक्टरेट यानी कि लॉ के क्षेत्र में इन्होंने डॉक्टरेट किया था। प्रसिद्धि अगर बात करी जाए तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति। क्लियर? 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक ये रहे थे। क्लियर है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है। जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म स्थान था जीरादेई गांव, ये सारण छपरा के अंदर पड़ता है। मृत्यु हो गई थी इनकी 28 फरवरी 1963 को। क्लियर है? कहाँ भाई? पटना बिहार के अंदर। क्लियर हो गया? साथ ही साथ शिक्षा की बात करें तो एमए थे, एलएलबी थे, एलएलएम थे, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट। पेशा अध्यापन का कार्य था, वकालत का और संपादन का कार्य भी किया करते थे। साथ ही साथ माता का नाम इनकी कमलेश्वरी देवी था, पिता महादेव सहाय थे, पत्नी राजवंशी देवी। इनकी मृत्यु 1961 में हो गई थी। क्लियर है? प्रमुख रचनाओं की बात करी जाए तो भाई भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा इत्यादि। और भाषा की बात करें तो सरल और सुबोध हिंदी भाषा का प्रयोग किया करते थे। बड़े ही सौम्य थे, बड़े ही मृदुभाषी थे। ऐसे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ बच्चों, चलो तो भाई आगे शैली की बात करें तो साहित्यिक और भाषण, यानी कि भाषण लिखा करते थे। साहित्य काल की बात करी जाए तो आधुनिक काल है। विधाएं हैं इनकी पत्रिका और भाषण। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही जुड़े हुए थे। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च सम्मान होता है, क्लियर है, इससे इनको नवाजा गया था। क्लियर हो गया? चलो जी आगे पढ़ते हैं। तो भाई अब संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद पूर्ण रूप से आप डिटेल में आप जीवन परिचय बहुत आसानी के साथ लिख सकते हो। तो संक्षिप्त परिचय आपको इसलिए बताया जाता है, समझाया जाता है, दिखाया जाता है। और अगर परीक्षा की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर लगभग 100% भी बात करूं तो जीवन परिचय जरूर आता है। यहां से नहीं आएगा तो बेटा 100% यहां से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। क्लियर है? तो जीवनी जरूर आएगी, इसको जीवनी के तौर पे लिखना, याद करना। क्लियर है? इसीलिए आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी ये जीवनी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में जीरादेई ग्राम में हुआ था, जो बिहार राज्य के छपरा जिले के सारण का एक गांव है। क्लियर हो गया? प्रसाद जी के पूर्वज मूल रूप से कुआं गांव, अमोरा, उत्तर प्रदेश के निवासी थे और वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और राष्ट्रपति होने के अलावा उन्होंने 1946 और 47 में भारत की पहली कैबिनेट में कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। क्लियर? तो सम्मान से लोग उन्हें प्राय राजेंद्र बाबू कहा करते थे। तो ये है इनकी प्रसिद्धि, ये इनकी ख्याति, ये है उनकी उपलब्धि। चलो आगे बढ़े। तो भाई जन्म के बारे में हमने आपको बता ही दिया। इनके पिता थे महादेव सहाय। क्लियर? संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत अच्छे ज्ञानी थे
जबकि माता इनकी कमलेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थीं। क्लियर है। वे बचपन में राजेंद्र प्रसाद को रामायण की कहानियां सुनाया करती थीं और राजेंद्र बाबू का विवाह बाल्यकाल में ही लगभग 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हो गया था। भाई स्टार्टिंग में क्या हुआ होता था कि भाई छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। एक बच्चा अपना भार नहीं संभाल पाता, अपना ठीक तरीके से ख्याल नहीं रख पाए और वो उसको शादी के बंधन में बांध दिया जाता था। पहले बाल प्रथा चला करती थी भैया, बाल विवाह एक गंभीर समस्या थी। क्लियर है। आज भी आप देखते हो राजस्थान जैसे राज्यों में आज भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो राजेंद्र बाबू ने प्राथमिक शिक्षा उनके गांव जीरादेवी से ही प्राप्त की। परिवार में एक प्रथा के कारण उन्हें 5 साल की उम्र में ही एक मौलवी के यहाँ भेज दिया गया था। भाई ऐसी प्रथा थी तो उस प्रथा का इन्होंने पालन किया। मौलवी साहब के यहाँ भेज दिया गया, जहां उन्होंने फारसी, उर्दू और हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया और इसके बाद यहीं से उन्होंने गणित की भी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। राजेंद्र प्रसाद का 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से विवाह हो गया था और उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्लियर। 1902 में विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। प्रसाद जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और ML यानी कि तत्कालीन कानून लॉ की डिग्री LLB, जिसको पहले ML बोला जाता था, की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ LLM की परीक्षा पास की। गोल्ड मेडलिस्ट थे भाई इसमें। राजेंद्र बाबू बड़े परिश्रमी थे और बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र होने के कारण ये अपनी कक्षाओं में सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ करते थे, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ करते थे। क्लियर हो गया। अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात राजेंद्र बाबू ने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य की शुरुआत की। यहां से इनकी क्या होते अध्यापन के क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और 1911 ईस्वी में वकालत की परीक्षा, ये वकालत जो थी वो इन्होंने करनी चालू कर दी थी, आरंभ कर दी थी। और 1920 में तब कलकत्ता और पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया और गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों को और आजादी के आंदोलन से प्रभावित होकर 1920 में इन्होंने वकालत छोड़ दी। वकालत बीच में छोड़ दी, गांधी जी के संपर्क में आए, उनसे प्रभावित हुए और देश की आजादी में अपना योगदान देने के लिए, भाग लेने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को झोंक दिया। चलो भाई, पूरी तरह देश सेवा में लग गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए। सन 1962 ईस्वी तक भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। सन 62 में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि यानी भारत रत्न से अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया। क्लियर। और सन 1963 में इनका देहावसान हो गया। ये पुण्य आत्मा इस संसार को छोड़कर अलविदा हो गई। चलो भाई आगे बढ़े। साहित्यिक परिचय। डॉक्टर प्रसाद के प्रयासों के फलस्वरूप कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सभापति रहे तथा नागरी प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में अपना इन्होंने योगदान दिया। क्लियर। इन्होंने देश नामक पत्रिका ये जो थी वो सफलतापूर्वक इन्होंने इसका संपादन किया और इस पत्रिका के माध्यम से भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। क्लियर। अपना लेख लिखा करते थे, अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया करते थे। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने राजनीतिक, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जनसेवा आदि विषय पर कई सशक्त रचनाएं प्रस्तुत की और जनसेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना से ने इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। क्लियर है बच्चों। चलो भाई आगे बढ़े। रचनाएं की बात करी जाए तो डॉक्टर प्रसाद जी की मुख्य रचनाएं हैं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी। काफी महात्मा गांधी पर रिसर्च किया इन्होंने, काफी उनके संपर्क में थे तो भाई गांधी जी से बड़ा प्रभावित होकर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी गांधी जी के बारे में। चलो खादी का अर्थशास्त्र। इसके अतिरिक्त भाई इनके भाषणों के भी कई संग्रह यहाँ पर प्रकाशित हुए। क्लियर। भाषा शैली की बात करी जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सदैव सरल और सुबोध भाषा के पक्षपाती रहे। इनकी भाषा व्यावहारिक थी, आसानी के साथ समझ आ जाया करती थी लोगों को और इसलिए इसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बिहारी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ करता था। क्लियर है। इन्होंने आवश्यकता अनुसार ग्रामीण कहावतों और ग्रामीण शब्दों के भी प्रयोग किए ताकि लोग अपनी भाषा में, कहते नहीं कि लोगों को अपनी भाषा में वार्तालाप करना, लेख और पत्रिकाएं वगैरह में अगर उनके भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्द अगर इस्तेमाल हों तो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। क्लियर है। इनकी भाषा में कहीं भी बनावटीपन की गंध नहीं आती थी,
यानी कि जैसा था बिल्कुल वैसा ही सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे और इन्हें अलंकारिक भाषा के प्रति भी मोह नहीं था। इस प्रकार इनकी भाषा सरल, सुबोध, स्वाभाविक और व्यावहारिक थी। क्लियर है? चलो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शैली के दो रूप प्राप्त होते हैं, साहित्यिक, भाषण। इन शैलियों अतिरिक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाओं में यत्र तत्र विवेचनात्मक, भावात्मक, आत्मकथात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक थे और यही बात इनके साहित्य में भी दृष्टिगोचर होती थी। अपने विचारों की सरल और सुबोध अभिव्यक्ति के लिए ये सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा साहित्य के अंतर्गत इनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है, जहां इन्होंने विस्तार पूर्वक इस आत्मकथा में अपने और देश सेवा के बारे में जितने भी चीजें हैं वो इस आत्मकथा में इन्होंने लिखा है। स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका पदार्पण वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत हुई थी। बाद में ये महात्मा गांधी के संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद वकालत बीच में ही छोड़ दी और जाकर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपने आप को झोंक दिया। कीजिए, जो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे, इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिल करवाया। उन्होंने सर्च लाइट और देश जैसी पत्रिकाओं में इस विषय पर बहुत से लेख लिखे थे और इन अखबारों के लिए अक्सर वे धन जुटाने का भी काम किया करते थे। क्लियर है? 1914 में बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में उन्होंने काफी बढ़ चढ़कर सेवा कार्य किया था। बिहार के 1934 के भूकंप के समय राजेंद्र बाबू कारावास में थे, जेल में थे। जेल में 2 वर्ष में छूटने के पश्चात वे भूकंप पीड़ितों के लिए तन मन धन से इनके सेवा में जुट गए और उन्होंने वायसराय के जुटाए धन से कहीं अधिक अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जमा कर लिया था धन, लोगों की सेवा करने के लिए। क्लियर है? सिंध और क्वेटा के भूकंप के समय भी उन्होंने कई राहत शिविरों का इंतजाम किया। क्लियर है? उसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली, इसका जिम्मा उठाया। 34 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार इन्होंने संभाला और उन्होंने एक बार पुनः 1939 में भी दोबारा से इसको संभाला। तो यह है छोटा सा कार्यकाल। ठीक है, इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। क्लियर है? इनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का इन्होंने पदभार संभाला। राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस का दखल अंदाजी का मौका नहीं दिया। क्लियर है? और हमेशा स्वतंत्र रूप से इन्होंने कार्य किया। हिंदू अधिनियम पारित करते समय उन्होंने काफी कड़ा रुख अपनाया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई ऐसे दृष्टांत छोड़े जो बाद में उनके परिवर्तियों के लिए उदाहरण बन गए, यानी कि इन्होंने मील का पत्थर सेट कर दिया आने वाले लोगों के लिए। क्लियर है? भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हुआ, लेकिन वे भारतीय गणराज्य की स्थापना की रस्म के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गए। क्लियर है? 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की और अवकाश के लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न पुरस्कार मिला। भारत रत्न से ये नवाजे गए। के लिए बड़े ही सिंपल थे, सरल थे, सौम्य थे। तो वेशभूषा बड़ी ही सरल थी इनकी। उनके चेहरे को देखकर पता नहीं लगता था कि वे इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले सज्जन होंगे। क्लियर है? देखने में वे सामान्य किसान जैसे लगा करते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की सम्मानित उपाधि प्रदान करते समय कहा गया था कि बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में सरल व निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण पेश किया है। जब वकील के व्यवसाय में चरम उत्कर्ष की उपलब्धि दूर नहीं रह गई, उन्हें राष्ट्रीय कार्य के लिए आह्वान मिला और उन्होंने व्यक्तिगत भावी उन्नति की सभी संभावनाओं को त्याग कर गांव में गरीबों तथा दीन दृष्टियों के बीच काम करना स्वीकार किया। क्लियर है? दीन दुखियों की मदद किया करते थे, उनके बीच में रहा करते थे। एक सामान्य से परिवार से जन्मे और लोगों के बीच में, है ना, डायलॉग बहुत जरूरी था। वार्तालाप करते रहते थे और गांव दीन दुखियों की ये सहायता किया करते थे। सरोजिनी नायडू ने उनके बारे में लिखा है, उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया था। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान था जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था।
बहुत बड़ी बात है। विरासत के तौर पे बात करी जाए तो 62 में अवकाश ग्रहण करते ही उनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हुआ। मृत्यु के 1 महीने पहले अपने पति को संबोधित पत्र में राजवंशी देवी ने लिखा था, मुझे लगता है मेरा अंत निकट है और कुछ करने की शक्ति का अंत, संपूर्ण अस्तित्व का अंत, राम राम। शब्दों के उच्चारण के साथ उनका अंत 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुआ। उनकी इस वंशावली को जीवित रखने का कार्य उनके प्रपौत्र अशोक जानवी प्रसाद कर रहे हैं। वे पेशे से एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक भी हैं। उन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर की चिकित्सा में लिथियम के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोडियम वेलप्रोरेट की खोज की थी और अशोक जी प्रतिष्ठित अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के सदस्य भी हैं। क्लियर है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जीवन परिचय। क्लियर है भाई? जरूर आता है, पूरी डिटेल में बताया है मैंने आपको, है ना, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है। तो फटाफट से इसको जरूर देख लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा, याद करिएगा, ताकि एग्जाम के अंदर जीवनी आए तो भाई छोड़ करना। पाठ से संबंधित आइए शुरुआत करते हैं अपने इस पाठ की। तो पाठ से संबंधित अगर बात करी जाए तो भाई प्रस्तुत पाठ भारतीय संस्कृति एक भाषण का अंश है। क्या है ये? एक भाषण का अंश है और इसमें बताया गया है कि भैया भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन व रहन सहन की विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। क्लियर है? विभिन्न भाषाएं हैं, जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, इनकी मड़ियों को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति विशिष्ट है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। इकलौता ऐसा देश है जिसकी संस्कृति और सभ्यता, है ना, सिरमौर है ना, पूरी दुनिया जो है इसको फॉलो करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक, हिंदी के अनन्य सेवक और उत्साही प्रचारक थे। इनकी सेवाओं के लिए हिंदी जगत सदैव इनका ऋणी रहेगा। क्लियर है? आप पाठ की व्याख्या करते हैं और सही से पढ़ते हैं कि आखिर ये भारतीय संस्कृति में, है ना, क्या वो ऐसे तत्व हैं जो इनको और से अलग बनाते हैं। आखिर क्या हम सीख सकते हैं अपनी संस्कृति से। क्लियर है? चलो, तो हमें बड़ा ही गौरवान्वित होना चाहिए, बड़ा ही अपने आप को ऐसा समझना चाहिए कि भाई हम जहाँ पैदा हुए हैं ये हमारा सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है कि हमें ऐसा देश मिला, हमें ऐसी संस्कृति मिली। कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो और एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वो कह उठेगा कि एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों में, और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाए अगर कोई विदेशी व्यक्ति और वो भारत भ्रमण करने के लिए आया है तो वो आश्चर्यचकित रह जाएगा, क्योंकि क्या है, हर 10-20 किलोमीटर पे क्या होता है, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है। तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि मैं भारत में नहीं बल्कि भारत के अंदर बहुत सारे छोटे राज्यों देशों का मैं भ्रमण करने आया हूं, है ना। ऐसी अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है जो इसको अपने आप में भिन्न करती है। एक दूसरे से भिन्न है लेकिन फिर भी हम एक है। क्लियर है? प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी हैं और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर से मिलेंगी और जैसे जैसे वो दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र जैसे समतलों को छोड़कर फिर विंध्य है, अरावली की पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा के जंगल हैं, सह्याद्री, नीलगिरी पर्वत की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। तो ये क्या है? ये विविधताएं तो हैं। क्लियर है? कहीं पहाड़ी है, कहीं नदियां हैं, कहीं समतल है, क्लियर है, कहीं रेगिस्तान है। तो इस तरीके से सांस्कृतिक जो चीजें हैं, हमारी प्राकृतिक भिन्नताएं भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे उसकी भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। और हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती। क्लियर? एक जगह ऐसी है जहां भीषण गर्मी पड़ती है, पानी पीने को नहीं है, सोचिए। और एक जगह ऐसी है जहां आप ढककर रहते हो, इतनी ठंड पड़ती है। एक जगह कोहरा है, एक जगह ठंड है, एक जगह बारिश हो रही है, एक जगह बिल्कुल रेगिस्तान है, पानी नहीं मिल रहा है। तो ये सब भिन्न भिन्न है हमारी प्राकृतिक चीजें। मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है न गर्मी होती है, देखने को मिलेगा। और ये सब एक ही देश के अंदर है, एक ही देश के अंदर है। क्लियर है? अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि में
है, तपती हुई भूमि भी मिलेगी, है ना। राजस्थान जहाँ मिले नहीं पानी, क्लियर है। चलो, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है, कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न ना हो, क्लियर है। हर फसल होती है हमारे देश के अंदर, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं होता है, किया जा सकते। कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में ना पाया जाता हो, और ना कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में ना मिले। सब कुछ है इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत भूमि के अंदर, क्लियर है। क्लियर हो गया, चलो भाई। और यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो भाई उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं, क्लियर है। अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग बोली, अलग अलग खान पान के होने के बावजूद भी एक सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी यूनिटी है जो हमको एक बनाती है, वो है कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, और हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व होना चाहिए। ऐसी है हमारी संस्कृति, क्लियर है। अब इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं, और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, और बड़ी मशहूर कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पे बानी, क्लियर है। कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी, यानी कि यहाँ है ना, कोस कोस पे भैया पानी का, कहीं खारा है, कहीं मीठा है, कहीं कैसा है, कहीं पीने योग्य है, कहीं नहीं है, क्लियर है। और हर 4 कोस पे भाषा बदल जाती है। हरियाणा में चले जाओगे, अरे भाई किध जा रहा हो भाई, है ना। इसी तरीके से भोजपुरी भाषा, बिहार के अंदर चले जाओ, यूपी के अंदर चले जाओ, तो इस तरीके से हमारे साउथ में चले जाओ, क्लियर है। कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, इस तरीके से आपको पता नहीं कितनी सारी भाषाएं के लोग मिलेंगे, कितनी सारी भाषी लोग मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो क्या है कि वो एक ही स्वर में बोलते हैं कि वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय, क्लियर है। यही विविधताओं में भरा देश है हमारा, और इसके बाद भी हम लोग एक हैं। ये हमें सबसे बड़ा, इसको ये हमें मोटिवेट करता है, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। चलो, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी हैं जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, क्लियर है। अनेक धर्मों के लोग हैं यहाँ पर, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, क्लियर है। और हालांकि पूरी दुनिया में होते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर भी विदेशी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर मुल्क के धर्मों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, वो हमारे यहाँ बसे हैं, क्लियर है। और बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है, क्लियर है। अनेक जातियों, अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ विदेशी लोग भी हैं, क्लियर है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रंग वंग में बसे हुए हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, क्लियर हो गया। और इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे कि ये एक देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है, ये एक जाति नहीं, अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर कोई बंदा कहे, क्या कहे कि भाई एक देश नहीं है, बहुत सारे देशों का एक समूह है, क्लियर है, अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं, क्लियर है। क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नताएं भी देखने में आएंगी, पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तरह में एक ऐसा समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती हैं और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है, क्लियर है। हम सब एक है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, और जिसकी प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है, न हो सकता है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है, और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। ये केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है।
जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। यही है हमारी संस्कृति, यही है हमारी सभ्यता। क्लियर हो गया? इन सबको मिला जुला कर हम कह सकते हैं ये हमारा कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। क्लियर है? हिंदुस्तान पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां इतनी सारी जातियां, इतने सारे धर्म, इतने सारे रंग रूप के लोग जो हैं मिलते हैं। क्लियर है? चलो, तो हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए, प्राउड करना चाहिए। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उगम और संगम में एक ही हो जाता है। क्लियर है? तो आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। ईश्वर करे ये देश इसी तरीके से फूले फले, ईश्वर करे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इसी तरीके से चारों दिशाओं में अपनी जो यश है, इसका गौरव जो है वो इसी तरीके से, है ना, बढ़ता रहे। क्लियर है? क्योंकि इसने बरसों से हमारे इस अस्तित्व को कायम रखा है और आगे भी इसी तरीके से ये फलता रहे, फूलता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। चलो भाई, जैसा कि हमारे कवि इकबाल जी कहते हैं कि बाकी मगर है अब तक ना नामो निशा हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अनेकों विदेशी आक्रमणकारी आए, अनेकों लुटेरे आए, जिन्होंने भारत की संस्कृति, सभ्यता, इतनी विविधताओं भरे इस देश के अंदर यहाँ की जो खनिज संपदा है, धन संपदा है, इसको लूट कर ले गए, लेकिन वो संस्कृति, वो सभ्यता आज भी जीवित है। क्लियर है? और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं और ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते, हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डालने का काम किया है। क्लियर है? स्फूर्ति डालने का काम किया है, हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया है। वो अमरत्व सत्य और अहिंसा का है। हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जिन्होंने जीवन भर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, जो जिन्होंने अडिग रहे हैं वो। क्लियर है? हजारों परेशानियां आई उनके समक्ष, लेकिन कभी भी सत्य और अहिंसा का मार्ग उन्होंने नहीं त्यागा, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज उनकी बातें, हो सकता है उनके कटे आलोचक रहे हों, हो सकता है उनके विचारों से लोग सहमत नहीं रहे हों, लेकिन आज की देश में पूरी दुनिया को जरूरत है उनके विचारों। ठीक है? अत्यंत आवश्यक हो गई है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं और जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। आज हमारे यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता है। इंसान हंस सकता है, बोल सकता है, खेल सकता है, कहीं भी भाषण दे सकता है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है? आ सकता है, जा सकता है, खा सकता है, पी सकता है, और जिसमें वो अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। क्लियर है? हमारा परम दायित्व बन जाता है जब इस देश ने हमें इतना कुछ दिया। क्लियर है? कि हम कहीं पर भी आने जाने की, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। क्लियर है? तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बन जाती हैं, है ना। जब हमें इस देश ने दिया है तो भाई हमारा भी परम दायित्व बनता है कि भाई हम भी इस देश को कुछ दें। क्लियर है? समाज को कुछ दें, समाज के लिए कुछ दें, करें। इस एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे को जो कुछ भी करना पड़े, हमें वो करना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष
पैदा होता है। जी हाँ, हमें ऐसा भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि भाई हमारी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान हो। हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलो भाई, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के होंगे। क्लियर है, जिसमें हिंसा का नामो निशान नहीं होगा। क्लियर है, सत्य के मार्ग पर लोग चलेंगे, लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे, मदद करेंगे। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। क्लियर है, हम एक ऐसे देश के वासी हैं। क्लियर है, जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप, दूसरा नाम स्वार्थ है। क्लियर है, स्वार्थी नहीं बनने हैं, स्वार्थी नहीं बनना है। हमें त्याग की भावना अपने अंदर जागृत करनी है। अगर हमारी वजह से किसी को नुकसान हो तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया भाई? जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है। क्लियर है, और भोग भी त्याग में ही पाया गया है। श्रुति कहती है तेन त्यक्तेन भुजित था। इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं मैत्री संबंध हो, हमारे पड़ोसियों के साथ जो है देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो, समाज में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न ना हो। क्लियर है, मतभेद हो लेकिन मन भेद ना हो। क्लियर है, देश की उन्नति में, देश को अग्रसर पथ पर ले जाने के लिए जो जितना हो सकता है इस व्यक्ति को काम करना चाहिए। क्लियर है, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, मानव के काम आना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से उत्प्रोत है। इसीलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया है। क्लियर है, स्वतंत्र हैं हम लोग। अनेक विचार आते हैं, अनेक लोग हैं जो एक दूसरे से, है ना, सहमत नहीं होते। विचार लोगों के अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने विचार व्यक्त करने हर किसी का क्या है, मोरल बिल्कुल दायित्व है। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया है। हमने क्या किया है? हमने हर धर्म का सम्मान किया है, हर संप्रदाय के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। क्लियर हो गया? वसुधैव कुटुंबकम का हमने नारा दिया है। क्लियर है, भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया है, भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया है और अपने कोण में मिलने दिया है। क्लियर है, ओपन। क्लियर है, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। यहाँ होली भी मनाई जाती है, यहाँ ईद भी मनाई जाती है। क्लियर है, यहाँ मुहर्रम भी मनाया जाता है, यहाँ पर दिवाली भी मनाई जाती है। क्लियर हो गया, यहाँ गुड फ्राइडे भी आता है। क्लियर हो गया, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। अपने अपने धर्मों के अनुसार वो यहाँ फेस्टिवल्स मनाते हैं। क्लियर हो गया, हर संस्कृति को हमने ठीक से जाना है और हर संस्कृति में हम लोगों ने क्या किया है, मिलजुल कर काम करना जो है चालू किया। और ये देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं, बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की है। हमारी पूरी दुनिया में आज धाक है, किसकी वजह से है? तलवार की वजह से नहीं है। क्लियर है, हमने प्रेम और सौहार्द के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है। हमने उनके हृदयों को जीता है, हमने दिलों को जीता है, दिलों को जीता है। और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं से पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। हमारे देश में साम्राज्य बने, मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान हुआ, पतन भी हुआ। हम विदेशियों से आक्रांत और पदलित हुए। हम पर प्रकृति और मानवों में अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े,
फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन में सृजनात्मक शक्ति बनी रही। अभी मैंने जैसा जिक्र किया, अनेक आक्रमणिक कार्य आए, इन्होंने हमारी जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, बड़ा ही गहरा चोट पहुंचाया। क्लियर है, यहाँ से लूट कर ले गए, लेकिन इसके बाद भी जो है हमारी एकता आज भी बरकरार है, हमारी शक्ति आज भी बरकरार है। हम अपने 2 दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्म योगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते हैं। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद तथा रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया, और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उबड़ विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार आज भी मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्धि जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित हैं वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके हैं। क्लियर है? तो हम कई सारी संस्कृतियों के जनक हैं। क्लियर है? कई सारी सभ्यताओं को, कई भाषाओं को जन्म देने वाली हमारी भाषाएं हैं। संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा में गिनी जाती है। आजकल लोग अनुसरण कर रहे हैं, उनका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत है, समुद्रों से भी गहरी है और आकाश से भी अधिक व्यापक है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणी है वो ये है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। क्लियर है? इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं, एक दूसरे कनेक्ट हैं। क्लियर है? चलो, यहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं और वहाँ उन सब में ये एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। क्लियर हो गया? अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा है। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। क्लियर है? ये जो जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, विभिन्नताओं विभिन्नताओं, इन सबको अलग अलग ना करके उन्होंने एक सूत्र में पिरोने का काम किया। क्लियर है? चलो, मैं समझता हूं कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान ना होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम नहीं करना चाहिए। क्लियर? समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और स्वायत्तों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तोली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे की भावना क्या है? क्लियर है? उसका प्रभाव बड़ा पड़ता है और परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों ना हो, एक छोटे से उदाहरण से हम बात स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सके वो करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी। और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख मिलेगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है कि भैया पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं है, पहली स्थिति में कोई संघर्ष नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा ही है कि भाई पहली स्थिति में हम अपने कालाए, यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा।
क्लियर है? जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो, चाहे वो देश देश के बीच का हो, वर्तमान रहेगा। क्लियर है? आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। समाज बहुत आगे बढ़ गया है, जमाना बहुत आगे चढ़ा गया है, एडवांस हो गया है। क्लियर है? आज की डेट में क्या है? साइंस का जमाना है। क्लियर है? और इस साइंस का, इस टेक्नोलॉजी का यूज आजकल एक देश दूसरे देश को तबाह करने के लिए अक्सर करते रहे हैं और करते रहेंगे। इसीलिए हमें उस भावना से जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो हिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग वासना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वो नैतिक अंकुश जो है चेतना या भावना ही दे सकती है और वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब वर्तमान में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए, इस संस्कृति को लोगों से कैसे रूबरू कराया जाए। क्लियर है? इसके प्रभावशाली ढंग को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे चखाया जाए। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में दो बातें विचारनी है कि क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संगलिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। क्लियर है? और मुझे विश्वास है कि कम से कम जहां तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में ही छपाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकें, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को क्या स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। और दूसरी बात क्या है इस संदर्भ में, और दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला या फिर अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम या स्थापित हो जाए तो वह इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्य को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त यानी कि अच्छा कार्य कर सकेगा। यानी कि भिन्न भिन्न यानी कि ट्रांसलेटर अगर आ जाए, अनुवाद के जरिए हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है और उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता है और इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी और उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। क्या कि गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। क्या यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही। क्लियर है भाई? ये स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल पे मानव जीवन का मुख्य आधार होगा और प्रधान प्रेरक शक्ति होगा। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के विचार। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो हम पाठ की व्याख्या कर सके हैं तो भैया हमारी संस्कृति से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस संस्कृति को बचाना, इसको आगे लेके जाना, ये हम युवा पीढ़ी के हाथों में है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो हमें इस संस्कृति से बहुत कुछ सीखना है और लोगों को भी इस संस्कृति के बारे में बताना है, इस संस्कृति को संजो कर रखना है। चलो अब गद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर कर लेते हैं। जैसे कि अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहां साल में 2 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाए और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। क्लियर? यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन पर, खान पान पर, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं। क्लियर है? अभी गद्यांश पढ़ा आपने तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन से पाठ से है। क्लियर है? तो आपने प्रश्न बनाने हैं, प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे तो आपने उत्तर लिखने हैं।
इसको देखकर आपको आराम से उत्तर मिल जाएगा। तो पहले पूछा गया प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। और तीसरे का पहला है, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग क्या प्रमाण देते हैं। क्लियर है। इसी का दूसरा है, भारत की भूमि की क्या विशेषता है, इसकी विशेषता क्या है, भारत क्यों अन्य देशों से अलग है। क्लियर। खनिज पदार्थ का इस्तेमाल हुआ है। खनिज पदार्थ का मतलब होता है पृथ्वी को खोद कर निकाले गए पदार्थ, जैसे कि लोहा, चांदी, पीतल इत्यादि। भूगर्भ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के अंदर खोद कर निकाला, तो उसको भूगर्भ बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर आब हवा का मतलब होता है वातावरण, यहाँ की आबो हवा कहते नहीं है, तो यहाँ का वातावरण। इस तरीके से प्रश्न देख लिया हमने। अब उत्तर पे नजर चलते हैं। तो उत्तर पहला, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ली गई है। अथवा ऐसे लिख सकते हो कि भैया पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति और लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चलो भाई, अगला क्या है, प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति में निहित विभिन्नताओं में एकता का चित्रण करते हुए लेखक कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारतीय वसुंधरा धन धान्य से परिपूर्ण है और इसी कारण कोई ऐसा अन्न या फल नहीं है जिसे यहां पैदा ना किया जा सकता हो। सब कुछ है इस भूभाग पे, सब कुछ मिलेगा है यहां पर। क्लियर है। जीती जागती मिसाल है प्रकृति की। हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं, इस संस्कृति, इस सभ्यता में हम पढ़े हैं, ये बड़े ही गर्व की बात है। सब कुछ है यहाँ। भारतीय वसुंधरा के घर में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, हर प्रकार की वनस्पति है यहाँ और हर प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। लेखक का कहना है, क्या आशय है कि भाई यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो भारत की एकता में भी अनेकता के दर्शन कराने में सत्य प्रतीत होती हैं। क्लियर है। अनेकता में एकता, यानी कि भारत के अंदर अनेक जातियां, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। रहते नहीं रहते हैं भाई, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी बोली हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे धर्म हैं, और इसके बाद भी हम लोग, जो हमें एक ही माला में पिरोती है, वो सूत्रधार इसका है, वो क्या है, अनेकता में एकता, यानी कि हम लोग एक हैं। चलो, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि भैया यदि किसी व्यक्ति को इस सिद्धांत को देखना है कि वातावरण का असर व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर कितना अधिक पड़ता है, तो उसका जीता जागता प्रमाण भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं। क्लियर है। क्योंकि भाई उन सभी का खान पान, रहन सहन और वेशभूषा अलग अलग ही तो है। क्लियर है। चलो, अब तीसरे का पहला प्रश्न का उत्तर है, भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग ये प्रमाणित करते हैं। क्या प्रश्न था कि भैया यहाँ के लोग क्या प्रमाणित करते हैं, तो भैया प्रमाणित करते हैं कि यहाँ के वातावरण का प्रभाव यहाँ के निवासियों, उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। क्लियर है। चलो, इसी का दूसरा है प्रश्न का उत्तर कि भारत की भूमि की विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ सभी प्रकार के अन्न और फल उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये हमारी भारत भूमि की मिट्टी की विशेषता है। सभी खनिज पदार्थ यहाँ की भूमि में पाए जाते हैं और इसकी भूमि पर उगे जंगलों में सभी प्रकार के वृक्ष और जानवर पाए जाते हैं। तो इस गद्यांश के माध्यम से हमने प्रश्नों के उत्तर भी देख लिए। इसी तरीके से आपके एग्जाम के अंदर भी गद्यांश आएगा और आपसे प्रश्न और उत्तर पूछ लिया जाएगा। चलो भाई, अगले प्रश्न के उत्तर पे चलते हैं। भारत में वर्षा की विशेषता क्या है। तो भैया एक तरफ तो यहाँ की असम की पहाड़ियों में 300 इंच तक वर्षा होती है। क्लियर है। और दूसरी तरफ जैसलमेर यानी कि राजस्थान की भूमि पर 3 इंच भी नहीं होती। क्लियर है। बात समझ में आ गई। एक जगह इतना पानी पानी और एक जगह एक बूंद भी पानी नहीं। क्लियर। एक जगह इतनी सारी ठंड और एक जगह इतनी सारी गर्मी। चलो भाई, अगला गद्यांश देखते हैं कि भाई भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। भाई इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें कोई
आश्चर्य की बात नहीं हुई, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता। क्लियर हो गया? ऊपर से देखने में ऐसे ही लगेगा, लेकिन अंदर से क्या पता कि हम लोग एक हैं। क्लियर है? चलो भाई, विभिन्नता ही देखने को मिलेगी। चलो भाई, उत्तर क्या है? प्रश्न पहले समझते हैं। गद्यांश और पाठ का नाम और लेखक का नाम। क्लियर है? ये वही रहेगा पहले वाला, क्योंकि एक ही पाठ है। क्लियर है? भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो जी, अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। दूसरा है भारत के संबंध में कौन सी बात आश्चर्य की नहीं मानी जाती है। अगला है इसका भिन्न भिन्न धर्मावलंबी के इस देश में बसे हुए हैं, भारत के जल और वाणी की विशेषता को एक पंक्ति में यहाँ पर व्यक्त करना है। क्लियर है? सतही दृष्टि से देखने पर किसी व्यक्ति को भारत के संबंध में क्या दिखाई पड़ता है और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। क्लियर हो गया? तो पहले का उत्तर हमने दे दिया है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, क्योंकि एक ही पाठ है। क्लियर है? लेखक भी एक ही है। दूसरे पे चलते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भाई ये विश्व अनेक देशों में विभक्त है, इन सभी देशों के भिन्न भिन्न रीति रिवाज हैं, संस्कृति और धर्म हैं, पूरे विश्व में इन धर्मों को मानने वाले लोग भी अलग अलग हैं। भारत की एक अपनी विशिष्टता है, यहाँ पर विश्व की सभी देशों के निवासी अथवा किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति कम संख्या में ही सही, लेकिन मिल अवश्य जाएंगे। और जिस प्रकार भारत के विभिन्न प्रांतों, जनपदों और ग्रामों में बोली जाने वाली बोलियों की गणना करना अत्यधिक कठिन है, उसी प्रकार इस भारत भूमि पर निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और इन धर्मों में के भी कई कई संप्रदायों की गणना करना भी निश्चित ही आसान कार्य नहीं है। आप यही नहीं पता पाओगे कितनी बोलियां बोली जाती हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? चलो, प्रसाद जी कहते हैं कि भैया भारत भूमि की इतनी विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशवासी ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, जो जानते नहीं हैं भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे में, भाई घबरा जाते हैं कि एक ही देश है या कितने सारे देशों का समूह है, एक ही जाति है कितनी सारी जातियों का समूह है। भाई घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश ही नहीं है, ये तो अनेक देशों का समूह है, यहाँ के निवासी भी किसी एक जाति के नहीं है, अनेक जातियों के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, नेचुरल है, हर किसी के साथ होगा। क्लियर? जब वो व्यक्ति यहाँ की संस्कृति के साथ रूबरू होता है, देखता है, समझता है, तब जाके वो हमारी संस्कृति का लोहा मानता है। क्लियर है? क्योंकि वे इस देश को ऊपर ही ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं, वे इस बात को गहराई से नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोगों को भारत में भिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। उनको तो लगेगा कि भैया सब कुछ छिन्न भिन्न है, सब कुछ अलग अलग है, ये तो मर जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, कट जा रहे हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो हम लोग एक यूनिट के तौर पे खड़े होते हैं, एक भारतीयता का परिचय देते हैं। ऐसा एक नहीं, अनेकों मौकों पर हुआ है। क्लियर है? चलो, तीसरे का पहला, भारत एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यहाँ एक जाति के लोग नहीं रहते वरन अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं। भारत के संबंध में यही बात आश्चर्य की नहीं मानी जाती। क्लियर है? चलो भाई, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भले ही कम संख्या में हों, लेकिन भारत में विश्व के सभी धर्मों को मानने वाले पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अनेक धर्मों के लोग जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत के जल और वाणी की विशेषता को व्यक्त करते हुए एक पंक्ति कही जा सकती है कि कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे बानी, जिसका अर्थ मैं आपको बतला चुका हूँ। सतही दृष्टि से देखने पर वालों को भारत में भिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी, उनको इसकी गहराई का पता नहीं चल पाएगा। चलो भाई, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन करता है और इससे लेखक का अपने देश और अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम झलकता है। क्लियर हो गया? तो 4 प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए इस गद्यांश के माध्यम से। चलो कुछ प्रश्न देखते हैं सब्जेक्टिव, जैसे राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार राज्य के छपरा जिले के जियादेई नामक ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न बनेगा कि भाई इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो भाई 28 फरवरी 1963 को इनका देहावसान हो गया था पटना के अंदर, है ना। चलो भाई, अगला है शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की। तो 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू
ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा की शुरुआत की। उसके बाद वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए जिला स्कूल छपरा चले गए और वहीं से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी और इस प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और उसकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ विधि परास्नातक LLM की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। राजेंद्र बाबू का कानून की अपनी पढ़ाई का अभ्यास भागलपुर बिहार में किया करते थे। ये इनकी शिक्षा पर प्रकाश डाल रहा है। राजेंद्र प्रसाद का विवाह किससे हुआ था? तो राजेंद्र बाबू जो थे उनका विवाह उस समय की परिपाटी के अनुसार बाल्यकाल में हो गया था। लगभग 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से इनका विवाह हुआ। विवाह के बाद भी उन्होंने पटना की टी.के. घोष अकादमी में अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी रहा और उससे उनके अध्ययन अथवा अन्य कार्यों में कोई रुकावट नहीं पैदा हुई। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो भाई, तो भाई क्या पढ़ा हमने? राजेंद्र बाबू के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। इसी के साथ हमने इनकी रचनाएं कृतियां वगैरह पढ़ी। शिक्षा दीक्षा पर हमने प्रकाश डाला। पाठ की व्याख्या की हमने विस्तार पूर्वक। क्लियर है? तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई विविधताओं से भरा हुए देश में हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है हमारी, वो ये है कि हम लोग एक हैं। बाहर के लोग यही समझते हैं कि लोग अलग अलग हैं, छिन्न भिन्न हैं, अलग अलग प्रांतों, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। लेकिन जब इनकी गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भारत एक है, भारत के लोग एक है। ये हमारी यूनिटी है, ये हमारी ताकत है। क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद हमने कुछ गद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर किए, कुछ हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए और इसी के साथ इस अध्याय की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।